लिखें। नोट, हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रोसीड्स। देखिए एनपी का मतलब क्या है। देखिए नेट प्रोसीड का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ इशूइंग द डिवेंचर्स कंपनी को क्या अमाउंट रिसीव हुआ उसे हम बोलते हैं नेट प्रोसीड। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने ले ली फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स की जो फेस वैल्यू है मैंने सबसे पहले तो उसको ले लिया, प्लस प्रीमियम ऑन इशू। अगर मान लीजिए मैंने जो इशू किया है वो प्रीमियम पर किया है तो प्रीमियम का पैसा भी मेरे पास आया होगा। तो प्रीमियम ऑन इशू मैंने प्लस कर दिया क्योंकि वो फेस वैल्यू के ओवर एंड अबव जाकर आपको मिलता है। माइनस कर दूंगा डिस्काउंट ऑन इशू। अगर मैंने अपने डिवेंचर्स डिस्काउंट पर इशू किए हैं तो डिस्काउंट फेस वैल्यू को कम कर देगा। मान लीजिए 100 रुपए की फेस वैल्यू थी और मैंने 10% डिस्काउंट पर इशू किया तो मुझे 90 रुपए ही मिलेंगे। तो वो जो 10 रुपीज है वो डिस्काउंट में क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट माइनस इशू एक्सपेंसेस। अगर डिवेंचर को इशू करने में, हाँ, इशू एक्सपेंसेस या फ्लोटेशन कॉस्ट, जैसे अंडर राइटिंग कमीशन, कोई ब्रोकरेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे, और अदर एक्सपेंसेस अगर कोई दिए हुए हैं। ये लीजिए, तो प्रीमियम प्लस कर दूंगा, डिस्काउंट माइनस कर दूंगा और इनमें से जो भी खर्चे दिए हुए हैं ये माइनस कर दूंगा। अब जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो कहलाएगी नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड्स, ये मेरी एनपी की कैलकुलेशन बनेगी। लिखें नोट नंबर 2, इंटरेस्ट will always be calculated on face value of debentures.
डिवेंचर का जो इंटरेस्ट निकाला जाता है वो हमेशा फेस वैल्यू पर निकाला जाता है। हम चाहे डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं चाहे डिस्काउंट पर, इस बात से कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट की जो कॉस्ट दी जाएगी वो क्या दी जाएगी? नोट, इंटरेस्ट कॉस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल आइटम। इंटरेस्ट कॉस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल आइटम and hence interest cost net of tax should be considered as cost of issuing debentures। ये लीजिए, इंटरेस्ट जो है वो आपका एक टैक्स डिडक्टेबल आइटम है, क्योंकि जितना इंटरेस्ट का आप पेमेंट करोगे उसका आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और इस वजह से जब हम कॉस्ट ऑफ इशूइंग डिवेंचर्स कैलकुलेट करते हैं तो हम इंटरेस्ट कॉस्ट को क्या करेंगे? नेट ऑफ टैक्स कंसीडर करेंगे। चलिएगा लिखेंगे एग्जांपल। लिखें, ए लिमिटेड issued 12% debentures A Limited issued 12% debentures of rupees 1000 each at a premium of 5%। ए लिमिटेड ने 12% डिवेंचर इशू किए हैं 1000 रुपए वाले, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। टैक्स रेट 30%। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स हमें कैलकुलेट करना है। केडी इज इक्वल टू, देखिएगा फॉर्मूला लिखोगे सबसे पहले आई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय एनपी इंटू 100। फॉर्मूले के लिए यहीं पर आप स्पेस छोड़ोगे। अब पहले हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहां पर जगह छोड़कर सबसे पहले मुझे चाहिए आई 1 माइनस टी की वैल्यू। बताइए मुझे, 1000 रुपए का डिवेंचर है, 12% उसकी इंटरेस्ट रेट है, तो 1000 का 12% हो गया 120 रुपए। 1 माइनस टैक्स रेट है 0.30, बताइए कितना आ गया? 84 रुपीज तो हमारे पास आ गया आई 1 माइनस टी की वैल्यू। अब मुझे चाहिए नेट प्रोसीड एनपी। सबसे पहले मैंने ली एनपी निकालने के लिए फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू मेरी है 1000 प्लस
प्रीमियम ऑन इशू, लीजिए 5% का प्रीमियम है आपका, तो अगर 1000 का 5% लूंगा तो 50 रुपए का प्रीमियम हो गया। तो दैट मीन्स मेरे पास नेट प्रोसीड आ गई 1050। ये लीजिए, मैंने फॉर्मूले के दोनों फैक्टर निकाल लिए, I1 - T की वैल्यू निकाल ली और नेट प्रोसीड की वैल्यू निकाल ली। अब फॉर्मूले में लगा दो, तो 84 डिवाइडेड बाय 1050 इंटू 100, ये मेरा आंसर आ गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवेंचर आ जाएगा ये 84 डिवाइड बाय 1050 इंटू 100। ये लीजिए 8% मेरे पास मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई। क्लियर है बिल्कुल? लिखेंगे एग्जांपल। A Limited issued %10 debentures A Limited issued 10% debentures of ₹1000 each at a premium of 10%. Issue expenses were 4% of फेस वैल्यू। जो इशू एक्सपेंसेस हैं वो आपके पास फेस वैल्यू का 4% रहेंगे। टैक्स रेट दे रखी है 40%। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। ये लीजिए, हमें कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालनी है। तरीका बिल्कुल सिंपल। हमें यह पता लग रहा है कि हम अभी इररेडीमेबल कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको रिडम्पशन की कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है। सॉल्यूशन, KD इज इक्वल टू I1 - T डिवाइड बाय NP इंटू 100। जगह छोड़ दो, यहां पर फॉर्मूला लिख दिया, KD I1 - T अपॉन NP इंटू 100। आगे बढ़ते हैं, अब अपने को इनकी फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। I1 - T, आइए I कितना है, देखिए 1000 रुपए का डिवेंचर है और 10% की रेट है, तो 1000 का 10%, 1000 का 10% हो गया 100 रुपए, और 1 माइनस 0.4, तो यानी I1 - T तो आपके पास आ गया 60 रुपए का। अब मुझे निकालना है नेट प्रोसीड। ₹1000 की फेस वैल्यू है, प्रीमियम ऑन इश्यू आपको दे रखा है 10%, 100 रुपए का प्रीमियम ऑन इश्यू हो गया। इश्यू एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं, 4% ऑफ फेस वैल्यू, तो 1000 का 4% हो गया आपका 40 रुपए के खर्चे हो गए। ये लीजिए आपके पास नेट प्रोसीड आ गया। समझ आ रहा है आपको?
तो 1100 माइनस 40, 1100 माइनस 40 1060। बताइए क्लियर है बिल्कुल सबको? बिल्कुल सिंपल है, आराम से एक एक चीज को समझते जाइए। आइए आप अपना फॉर्मूले में इसको रख दो। 60 डिवाइडेड बाय 1060 इंटू 100। तो आपके पास आ गया 5.66 आपकी रेट आ गई। बताइए मेरे हिसाब से अब आप लोगों को पहला फॉर्मूला समझ आ गया होगा। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में अगर मैं इररेडीमेबल डिवेंचर की वैल्यू निकाल रहा हूं तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा I1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। सेकेंड पार्ट पर चलता हूं अब मैं। कॉस्ट ऑफ रेडीमेबल डिवेंचर्स अगर मुझे निकालना है, इसको हमने ए हेडिंग दी थी, क्या हेडिंग दी थी? कॉस्ट ऑफ इरेडीमेबल डिवेंचर को ए हेडिंग दी थी आपने, लिखे अब बी हेडिंग। कॉस्ट ऑफ सॉरी कॉस्ट ऑफ रेडीमेबल कॉस्ट ऑफ रेडीमेबल डिवेंचर्स। सबसे पहली बात, रेडीमेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं? लिखो दीज आर दोज डिवेंचर्स these are those debentures on which issuing company has to pay interest, on which issuing company has to pay interest over the period and redemption value at the end of period। देखिएगा, these are those debentures on which issuing company has to pay interest over the period and redemption value at the end of the period। चूंकि इनका रिडम्पशन होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट भी क्या किया जाएगा? पे किया जाएगा। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, फिर मैं उसको आपको समझाऊंगा। KD इज इक्वल टू I1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP अपॉन 2 इंटू 100। ध्यान से समझिएगा,
फॉर्मूले में अभी भी मैंने वही चीजें यूज की हैं, लेकिन अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझना। फॉर्मूला हो गया, अब मैं आपको इसको समझाऊंगा कैसे हम क्या करना चाह रहे हैं। देखिएगा, मुझे एक बात बताना, मैं सबसे पहले न्यूमरेटर पार्ट की बात करता हूं। देखो, क्या हुआ, स्क्रॉल अप करूं? हाँ बिल्कुल, इनका मीनिंग भी मैं लिखवा दूंगा अभी आपको। पहले फॉर्मूले को बनाना सीखो। देखना, ये ईयर 0 है। लिसन वेरी केयरफुली, स्टॉप राइटिंग। आपने 1000 रुपी का डिवेंचर इशू किया है और ये ईयर 5 है, जहां पर आप इसका रिडम्पशन कर दोगे। मान लेते हैं 1100 पर रिडम्पशन होगा। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। और ड्यूरिंग द 5 इयर्स क्या होगा? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5 आपका 12% की रेट से 120 रुपए का क्या आएगा? इंटरेस्ट का खर्चा आएगा। 12% की मैंने रेट अज्यूम कर ली है, 1000 एट द रेट 12। नाउ अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अब मुझे बताओ कंपनी का खर्चा क्या क्या हो रहा है। ध्यान से सुनोगे बिल्कुल। कंपनी का खर्चा क्या क्या हो रहा है? कंपनी को हर साल 120 रुपए देने पड़ रहे हैं कि नहीं देने पड़ रहे हैं? बताओ। जितना ध्यान से समझोगे समझ में आएगी बात। कंपनी को हर साल 120 रुपए देने पड़ रहे हैं, लेकिन टैक्स के 50% होने की वजह से आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो अल्टीमेटली आपका खर्चा हुआ 60 रुपए का। क्या मुझे ये बताइए, हर साल आपका खर्चा 60 रुपए का है कि नहीं है? बताओ। I1 - T 120 रुपए का खर्चा हर साल होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कंपनी के ऊपर एवरेज एनुअल कॉस्ट क्या आएगी इंटरेस्ट की, मेरी टर्म्स को समझोगे तो एक बार में फॉर्मूला समझ आएगा। रटना नहीं है फॉर्मूले को। मेरी बात फिर सुनना। पहले साल 120, दूसरे साल 120, तीसरे साल 120, चौथे साल 120, पांचवें साल 120। तो व्हाट इज द एवरेज एनुअल कॉस्ट फॉर द कंपनी? जब एक कंपनी ने रेडीमेबल डिवेंचर इशू किए, तो उन रेडीमेबल डिवेंचर को इशू करने की एवरेज एनुअल कॉस्ट ढूंढनी है। तो भैया इंटरेस्ट का खर्चा आएगा 120, हर साल 50% का टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो खर्चा हुआ 60 रुपए का। यानी I1 - T मैंने लिख दिया 120, 1 माइनस 0.5, ये एवरेज है, ध्यान रखना। 120 हर साल डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, तो 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 डिवाइड बाय 5 करूंगा तो 120 आएगा। प्लस एक बात और बताओ मुझे, कंपनी ने लोगों से आज 1000 रुपए लिए और 5 साल के अंत में लोगों को 1100 रुपए लौटाएगी। क्या कंपनी का नुकसान आया कि नहीं आया? कंपनी ने आज लोगों से 1000 रुपए लिए और 1100 रुपए लौटाएगी, तो कंपनी को कितना नुकसान हुआ? बताओ। नुकसान को मैंने लिखा, ध्यान से देखो फॉर्मूले को। RV 1100 माइनस NP 100, क्या 100 रुपए का नुकसान आ गया? फॉर्मूले को देखते जाओ, समझते जाओ। अब मुझे ये बताओ,
क्या ये 100 रुपए का नुकसान हर साल होगा या ये 100 रुपए का नुकसान ओवर द पीरियड का है? ये 100 रुपए का नुकसान 1 साल का है या ये 100 रुपए का नुकसान ओवर द पीरियड का है? 5 साल का। तो मुझे एवरेज चाहिए, इसीलिए मैंने इस फैक्टर को डिवाइड बाय एन कर दिया। मैंने कहा 100 रुपए का नुकसान ओवर द पीरियड है तो एवरेज निकाल दो। ये लीजिए, मैंने एवरेज कॉस्ट ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में लिख दी, एवरेज कॉस्ट न्यूमरेटर पार्ट में लिख दी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं फॉर्मूले को समझना सीखो। हालांकि देखिए, इस जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रट लेते हैं बस फॉर्मूला, कि बोले फॉर्मूला लिख दिया और काम चला। मैं बोल रहा हूं लिखना समझो। आई एवरेज इंटरेस्ट कॉस्ट जो कंपनी के ऊपर आएगी 120 रुपए, 1 माइनस टी, प्लस कंपनी के ऊपर एक और एनुअल कॉस्ट आएगी। कंपनी को 1100 रुपए देने पड़ेंगे, माइनस कंपनी को 1000 रुपए मिले। रिडम्पशन वैल्यू डिनोटेड एज आरवी, नेट प्रोसीड डिनोटेड एज एनपी। लेकिन ये 100 रुपए का खर्चा 1 साल का नहीं है, ये 100 रुपए का खर्चा 5 सालों का खर्चा है। ये 100 रुपए का खर्चा, आप समझ रहे हो, 5 सालों का खर्चा है, तो एवरेज निकाल दिया मैंने। वेरी गुड। डिवाइडेड बाय, अब फिर एक बात आ गई, अगर न्यूमरेटर एवरेज है तो डिनोमिनेटर भी एवरेज होना चाहिए, तभी आंसर निकलेगा। अगर एवरेज कॉस्ट को एवरेज अमाउंट से डिवाइड करूंगा तो ही इफेक्टिव एनुअल कॉस्ट निकलेगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाएं। तो आइएगा, अब मैंने लिखा डिवाइडेड में आरवी प्लस एनपी। ये क्यों लिखा अभी समझाऊंगा। एवरेज वैल्यू निकाल ली, फंड की एवरेज वैल्यू, और इंटू 100, और इंटू 100, ये आंसर आ गया। एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज फंड इंटू 100। न्यूमरेटर एवरेज था क्योंकि मुझे एनुअल कॉस्ट चाहिए, आप समझ रहे हो, मुझे एनुअल कॉस्ट चाहिए। तो एनुअल कॉस्ट के लिए एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज फंड मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आ गया ये? 60 प्लस 100 डिवाइड बाय 5, 20 डिवाइड बाय 1100 प्लस 1000 डिवाइड बाय 2, 1050 इंटू 100, आंसर आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 1050 परसेंटेज 7.62। अभी ये क्या किया मैंने वो समझाना बाकी है। आरवी प्लस एनपी बाय 2 क्या था, अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा। पहले बताओ क्या समझ आई एप्लीकेशन। मैंने ऊपर एवरेज कॉस्ट ले ली, मैंने यहां लिया एवरेज इंटरेस्ट, क्योंकि 5 सालों तक आएगा और मुझे एनुअल कॉस्ट निकालनी है, तो मैंने कॉस्ट का एनुअल एवरेज ले लिया। और ये मेरे पास आया एवरेज ऑफ रिडम्पशन लॉस, ये दोनों एवरेज हो गए। और ये मेरे पास हो गया एवरेज फंड। मैं अब अपना एनुअल फॉर्मूला लगा सकता हूं। एनुअलाइज्ड फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एवरेज पर ले लिया। सर ये एवरेज फंड क्या हुआ, ये कैसे आया? आओ बच्चों आओ, हम एक नई बात को सीखते हैं। चलो लिसन वेरी केयरफुली। देखो क्या हुआ, मैं एक कंपनी हूं और आर्ची जो है वो डिवेंचर होल्डर है। ध्यान से सुनना बिल्कुल।
मुझे एक बात बताओ, मैंने आज आर्ची से कितने रुपए लिए? 1000 रुपए। क्या ये 1000 रुपए मेरा बिगिनिंग का बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? क्या ये 1000 रुपए मेरा बिगिनिंग का बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अब सुनना, एक साल जब बीता तो आर्ची मेरे पास आई कि बोले मैंने आपको एक साल पहले कुछ पैसा उधार दिया था, 1000 रुपए। मैंने कहा बिल्कुल दिया था। मैंने आर्ची को बोला देखो आर्ची एक काम करो, तुम इस 1000 रुपए पर 12% 120 रुपए तो कैश में ले जाओ। इंटरेस्ट मैंने उसे कैश में दे दिया। फिर मैंने उसे एक बात और बोली कि देखो आर्ची, 5 साल बाद, सुनना बहुत ध्यान से, 5 साल बाद मैं तुम्हें इस 1000 रुपए के बदले 1100 रुपए दूंगा, तो यानी तुम्हें 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो हर एक साल के तुम्हें 20 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सुनना ध्यान से। आर्ची को मैंने बोला इंटरेस्ट तो तुम ले जाओ, लेकिन तुम्हारे पास एक और अमाउंट बन रहा है। क्या बन रहा है? बोले 1000 रुपए के बदले 5 साल के अंत में तुम्हें 1100 रुपए मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 100 रुपए आर्ची को एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये 5 सालों का प्रॉफिट है आर्ची का। तो यहां पर उसके 20 रुपए हो गए कि नहीं हो गए? पहला साल खत्म होते ही हो गए। लेकिन आर्ची को मैंने बोला ये 20 रुपए आज नहीं दूंगा, ये 20 रुपए मेरे पास ही तुम छोड़ दो, ये 20 रुपए मेरे पास ही तुम छोड़ दो। तो बताओ अब आर्ची ने मुझे कितने रुपए दे रखे हैं? क्या आर्ची ने अब मुझे 1020 रुपए दे रखे हैं या नहीं दे रखे? बताओ। देखो थोड़ा सा लॉजिकली अगर चलोगे, हालांकि एवरेज फंड का फॉर्मूला अगर मैं बेसिक बोलूं तो ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर दिया, बट मैं इसका लॉजिक आपको देना चाह रहा हूं। तो सुनना, एक साल बाद जब आर्ची मेरे पास आई या कृष्णा मेरे पास आई, तो मैंने कृष्णा को बोला 120 रुपए तो तुम ले जाओ, तुम्हारे 20 रुपए और बनते हैं। 20 रुपए किस बात के बनते हैं? 100 से 1100 होने, सॉरी 1000 से 1100 होने के। लेकिन ये 100 रुपए 5 सालों का पैसा है, तो एक साल का 20 रुपए हो गया। वो 20 रुपए तुम अभी मेरे पास छोड़ जाओ, आ जाओ। फिर एक साल बीता, वापस से मेरे पास कृष्णा आई, मैंने बोला 120 रुपए ले जाओ, लेकिन 20 रुपए मेरे पास छोड़ के जाओ। तो मेरे पास अब कृष्णा के बिहाफ पर 1040 रुपए हो गए। 1000 उसने मुझे इनिशियली दिए थे, 20 रुपए उसके पहले साल बनते थे, 20 रुपए उसके दूसरे साल बनते थे जो मैंने उसको नहीं दिया। यहां आओगे 1060 रुपए हो जाएंगे, यहां आओगे 1080 रुपए हो जाएंगे, यहां पर 1100 हो जाएंगे जो उसको दे दिए जाएंगे। आ रही है बात समझ में यहां तक की बात? अब मुझे ये बताओ, पहले साल में कृष्णा का या आर्ची का कितना फंड इन्वेस्टेड था, एवरेज फंड? तो मैंने बोला 1000 प्लस 1020 डिवाइड बाय 2, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय 2। बताइए जरा कितना आया? 1000 प्लस 1020 डिवाइड बाय 2, 1010। आगे बढ़ो, सेकेंड ईयर के लिए निकालो, तो 1020 प्लस 1040 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 1030 एवरेज। एवरेज आ गया 1030। तीसरे साल का एवरेज निकालो, तो ओपनिंग बैलेंस हुआ 1040, 1060
डिवाइड बाय 2, बताओ एवरेज कितना आया? 1050। वेरी गुड। फोर्थ ईयर का निकालो। 1060 प्लस 1080 डिवाइड बाय 2, 1070 आ गया। और एक और एवरेज निकलेगा 1080 प्लस 1100 डिवाइड बाय 2। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एवरेज इन्वेस्टमेंट ओवर द 5 ईयर, तो इन सभी एवरेज का दोबारा एवरेज निकालना पड़ेगा। ये तो हर साल का एवरेज निकला, ये तो हर साल का एवरेज निकला। एवरेज फंड ओवर 5 ईयर्स निकालना है। एवरेज फंड ओवर 5 ईयर्स निकालना है। 1010 1030 1050 निकाल के बताओ जरा कितना आया। आर्ची गलत कर रहे हो, दोबारा करो। पांचों को जोड़ के डिवाइड बाय 5, ये आ गया 1050। यानी एवरेज फंड इन्वेस्टेड ओवर द 5 ईयर 1050। ये लो, वही मैंने अपने फॉर्मूले में रखा था, लेकिन मैंने उसका एक शॉर्टकट तरीका बना दिया। लॉजिकल तरीका तो ये था, एवरेज फंड ओवर 5 ईयर का, हर साल में फंड चेंज हुआ तो एवरेज बैलेंस चेंज हुआ, तो पांचों साल का एवरेज फंड मेंटेन मैंने निकाल लिया। बात समझ में आ रही है? वो आया 1050। बट आप सोच के देखो इतनी बड़ी वर्किंग कैसे करोगे, एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं होगा। प्लस ये तो 5 साल है, अगर 10 साल का क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे आप? तो इसलिए इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना दिया। लॉजिक वाला तरीका ये है, एवरेज देखो, अब ऊपर देखो ध्यान से, ये एवरेज कॉस्ट ओवर द 5 ईयर आ गई और ये एवरेज फंड ओवर द 5 ईयर आ गया। तो अगर मैं एवरेज कॉस्ट ऑफ 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय एवरेज फंड ऑफ 5 ईयर कर दूंगा तो एनुअल कॉस्ट आ जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? तो मैंने इस 1050 को निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला देख लिया। मैंने कहा एक शॉर्टकट वे बना, शॉर्टकट वे निकाल लो। बोले रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये आपके पास एवरेज फंड आ जाएगा। देखिए, ये तो बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दे दी है, हालांकि आपको फॉर योर एग्जाम पर्पस ये फॉर्मूला याद रखना है बस, लेकिन मैंने आपको उस चीज को पूरा एक परफेक्ट मैनर में एक्सप्लेन करके बताया है। जितनी एक्सप्लेनेशन से चलोगे लॉजिक समझ आएंगे फॉर्मूलों के, बस और कुछ नहीं। हालांकि हम डायरेक्ट फॉर्मूला रट भी सकते हैं। केडी निकालना है रेडीमेबल के केस में तो I1 माइनस टी आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। बिल्कुल, मैं इसीलिए बोलता हूं फॉर्मूला याद नहीं है तो एक चीज याद रखो, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट, व्हाट इज द एवरेज फंड। एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज फंड अगर कर दिया तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई। ये आपके पास कॉस्ट ऑफ रेडीमेबल डिवेंचर निकालने का फॉर्मूला बना। अगर फुल फॉर्म में मैं बात करूं तो मुझे 3 मीनिंग समझने हैं। I1 माइनस टी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, एक आरवी पॉइंट है, एक एन है, हमने जो फॉर्मूले में यूज किया।
हाँ अभी बताता हूं, तो यहां लिख दो। हाँ जी, आरवी का मतलब होगा, आरवी का मतलब है रिडम्पशन वैल्यू। समझ रहे हैं? रिडम्पशन वैल्यू का मतलब एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट आप क्या पे करोगे, वो आपके पास आरवी आ जाएगी। दैट इज योर रिडम्पशन वैल्यू। और एक और चीज हमने यूज की, एन। एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी। नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी, यानी रिडम्पशन कितने साल बाद होगा। एनपी आपको पता ही है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, एवरेज इंटरेस्ट कॉस्ट, एवरेज ऑफ रिडम्पशन लॉस डिवाइडेड बाय एवरेज फंड। तो ये आपके पास दो बातें हो गई, एक कॉस्ट ऑफ इररेडीमेबल डिवेंचर्स की वैल्यू निकालना, ठीक है, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था। और दूसरा हमने सीखा केडी में कॉस्ट ऑफ रेडीमेबल डिवेंचर्स, कि अगर हमने अपने डिवेंचर्स रिडीम्ड कर रही है कंपनी, तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप कैसे निकालोगे।